नागरी लिपि। कौन लिपि? नागरी लिपि। हर भाषा को लिखने की अलग अलग लिपि होती है। जैसे इंग्लिश रोमन लिपि में लिखा जाता है, वैसे ही हिंदी जो हम लिखते पढ़ते हैं वो किस लिपि में लिखा जाता है? नागरी लिपि। इसी को कहते हैं देवनागरी लिपि भी। ठीक है, इसी पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे और इस पाठ का लेखक है गुणाकर मूले। इसके बारे में हम कल पढ़ चुके थे। चलो आज पाठ शुरू करते हैं। जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। ये जो लेख हम पढ़ रहे हैं नागरी लिपि, जिस प्रकार से कहानी पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, उसी प्रकार नागरी लिपि क्या है? लेख है। कौन सी है? लेख है। इसी लेख के बारे में कह रहा है, जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते। करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई है। करीब 2 सदी पहले। कितना सदी पहले? 2 सदी पहले इस लिपि के क्या बने? टाइप यानी प्रकार बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी यानी जो हम पढ़ते हैं सो, और हिंदी को जो अलग अलग प्रकार की बोलियां है, भोजपुरी है, मैथिली है, सब एक प्रकार से ऐसा ही है। इसकी जो विविध बोलियां है, अवध है, ये सब किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल का नेपाली, जिसको खसकुरा कहते हैं, नेपाल का नेपाली व नेवारी भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती है। नेपाल की जो नेपाली भाषा है वो भी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में ही। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है और मराठी जो भाषा है महाराष्ट्र की, वो भी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में ही। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त अक्षर, ये जो ल की तरह दिख रहा है, 8 में पाई सटा हुआ है, यही एगो अक्षर है ना, जो देवनागरी से अलग है। बाकी मराठी में जितने भी अक्षर है वो सब देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। हमने देखा है कि प्राचीन काल यानी पुराने समय में संस्कृत व प्राकृत भाषाओं में यह ध्वनि थी। ये जो ध्वनि है पहिलका समय में, पुराना समय में संस्कृतों में और प्राकृतों में ये अक्षर ल की तरह जो दिखाई 8 के नीचा डरी लागल से रहलै। ठीक, और इसके लिए अनेक अभिलेखों में अक्षर मिलता है। अनेक जो पहिलका अभिलेख है उसमें ये अक्षर मिलता है। देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती है वे प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती है। देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत और प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती है वे प्रायः यानी अधिकतर देवनागरी लिपि में ही छपती है। जैसे ये किताब सब हमारे पास कैसे पहुंचा है? कागज पर छपाकर, समझ गए। वैसे विदेशों के कुछ पंडित और उनका अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृत के उदाहरण एवं ग्रंथ छपवाते हैं। गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है, यानी गुजराती लिपि भी जो है देवनागरी से ज़्यादा अलग न है, लगभग सेम बहुतों मिलते वैसे है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की, बांग्ला जो लिपि है वो प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। बांग्ला जो लिपि है बंगाल के, वो अगर प्राचीन नागरी लिपि न है तो कम हिंदी के जो है देवनागरी के पुत्री कम से कम बेटी न है तो बहन अवश्य है, कला की मेल खाए है। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियाँ वर्तमान नागरी से काफ़ी भिन्न दिखाई देती है। दक्षिण भारत, कल हम बतैलू ना, भारत 2 भाग में, एगो उत्तरी भारत एगो दक्षिण भाग
कहल जाए। ठीक है, तो दक्षिणी भाग में जो है, दक्षिण भारत में जो है लिपि जो है अभी की जो वर्तमान नागरी लिपि हो, देवनागरी लिपि हो, इससे काफ़ी अलग है। लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियाँ भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मणी से ही विकसित हुई है। लेकिन हमें यह तथ्य, यह बात ध्यान रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ अलग यानी भिन्न सी यानी अलग सी जो दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की लिपियां हैं, कौन कौन भाषा के, जैसे तमिल के, मलयालम के और तेलुगु, कन्नड़, ये भी जो है ना नागरी की तरह यानी देवनागरी की तरह इहो प्राचीन जो है पहिलका जो है ब्राह्मणी से ही विकसित होली, ब्राह्मणी लिपि से ही। देवनागरी लिपि कथी से विकसित होले, ब्राह्मणी से। तो ऐसा ही तमिल जो है, मलयालम जो है, तेलुगु जो है, कन्नड़ जो है, ये भी प्राचीन ब्राह्मणी से ही विकसित हुई है। अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। अभी कुछ समय पहले यानी जब लेखक जब बात कर रहे हैं, ये अपन लिखते समय, ये कब लिखी है, एकर देख 2019 में तो निधन हो गए, 1935 में जन्म होली, तो कम से कम 20 वर्ष के बाद लिखना शुरू कैले होते। तो 55-60 के बाद कहे छो, अभी से लगभग मान ले 50-60 वर्ष पहले के बात कर रहा हूँ, समझ गए। तो अभी से लगभग 50-60 वर्ष पहले से भी पहले, कुछ पहले के बात कही छो कि अभी कुछ समय पहले जब ये लेख लिख रहे लेखक, तब के बात कही छो। अभी से कुछ समय पहले दक्षिण भारत में पोथिया लिखने के लिए यानी पुस्तक, ग्रंथ ये सब लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग होता था, नागरी लिपि का ही व्यवहार यानी प्रयोग होता था। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। दरअसल बात कथी, नागरी लिपि के जो है ना शुरुआती लेख कहाँ से मिलल है, दक्षिण भारत से ही मिलल है। लेकिन दक्षिण भारत आज नागरी लिपि से पूरा लेख अलग हो गए। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी। दक्षिण भारत की जो लिपि है वो लिपि क्या कहलाती थी, जो दक्षिण भारत के जो देवनागरी या नागरी लिपि है से कहलाइत रहलै नंदी नागरी लिपि। कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट और देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के जो शासक है कृष्णदेव राय सब, ओकर जो लेख है कथी में है, नंदी नागरी लिपि में है। पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। पहले यानी सबसे पहले विजयनगर के जो राजा है, एकर जो लेख रहले ना, यही लेख के नंदी नागरी नाम देल, सब याद रखना, समझ गए। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था। फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया है। दक्षिण भारत में कौन लिपि के विकास होते रहलै, जब तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ई लिपि सबके विकास होते रहलै अलग से, स्वतंत्र से, तब भी जो है दक्षिण भारत के अनेक शासक यानी कई शासक यानी राजा ने नागरी लिपि का ही इस्तेमाल किया। राज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोड़ राजाओं, चोड़ राजाओं के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। केकरा सिक्का पर, राज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोड़ राजा रहलै, ओकरा सिक्का पर कौन अक्षर, नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। 12वीं सदी के यानी 1100 से 1200 के बीच के समय के 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर, दक्षिण भारत में पड़े केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। वीर केरलस्य यानी केरला का वीर बहादुर। सुदूर दक्षिण से प्राप्त
यानी सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुण का पलियम ताम्रपत्र 9वीं सदी का जो है नागरी लिपि में है। सुदूर दक्षिण से प्राप्त जो है ना वर्गुण का पलियन ताम्रपत्र नागरी लिपि में है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु, श्रीलंका यानी जो समुद्र पार करके गेल हो हनुमान जी जेकर रावण के राज रहलो वही के बात कर रहा। श्रीलंका के पराक्रम बाहु, विजय बाहु आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। यह 12वीं सदी के आसपास। दूसरी ओर उत्तर भारत में, अपनी सब कौन भारत में रही, उत्तर भारत में, दूसरी ओर उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए यानी कम समय के लिए इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनबी के लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। दूसरी ओर उत्तर भारत में है ना अल्पकाल के लिए यानी कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए इस्लामी जो शासन थी उसकी नींव डालने वाले कौन, महमूद गजनबी। इस्लामी यानी मुस्लिम शासन की नींव यानी नींव डाले वाला कौन, महमूद गजनबी। ओकरा के जो है ना लाहौर के टकसाल में, लाहौर पाकिस्तान में, अभी लाहौर के टकसाल में ढाले गए। टकसाल कही ऐसा जगह जहाँ पर सिक्का ढले, ठीक, सिक्का बने। तो वही लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम किसकी लिपि के शब्द देखते हैं, नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। और महमूद गजनबी 11वीं सदी के है, 1000 से आगे के, 1000 से 11 के बीच में, और इससे पहले के आधा के 11वीं सदी यानी 1000 से लेके 1100 के बीच एकरा कभी 11वीं सदी, और 1050 से इधरे के कहते पूर्वार्ध, और 1050 से आगे कहते उत्तरार्ध। इन सिक्कों पर एक तरफ कूफी लिपि में कलमा अंकित है तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है। इन सिक्कों पर एक तरफ कूफी लिपि में कौन सी कलमा अंकित है, मुसलमान कलमा पढ़े छे, कलमा अंकित है, तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में वह लिखल है। अव्यक्त मेकम मुहम्मद अवतार नृपति महमूद। ये सिक्के 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे। खाली ना 1050 से इधर के जो समय होते 10 ओकरा कहते पूर्वार्ध, तो वे 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे। स्मरण रहे यानी याद रहे कि लगभग इसी समय के दक्षिण के चोड़ राजाओं के सिक्कों पर भी नागरी लिपि में लिखे गए शब्द देखने को मिलते हैं। महमूद गजनबी के बाद के मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं। महमूद गजनबी के बाद ही न मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह इत्यादि शासक यानी राजा या शासन करने वाला भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति है। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर किसकी आकृति है, राम सीता यानी राम भगवान के और सीता जी की आकृति यानी चित्र, पिक्चर है। और नागरी लिपि में राम सी शब्द अंकित है। और नागरी लिपि में उस सिक्का पर कथी लिखल है, राम सी यानी राम एंड सीता। उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, सांभर अजमेर के चौहान, कन्नौज के गाहड़वाल, काठियावाड़ गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जेवाक मुक्ति बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों ने लेख नागरी लिपि में ही है। एक बार फिर से देख लो, मेवाड़ के जो शासक है राजा है गुहिल, सांभर अजमेर के जो चौहान राजा है, कन्नौज के जो गाहड़वाल है काठियावाड़, गुजरात के जो सोलंकी राजा है, आबू के परमार है, जेवाक मुक्ति के बुंदेलखंड के जो चंदेल राजा है, तथा त्रिपुरा के है ना, और त्रिपुरा के जो
कलचुरी शासक है, इन सब के लेख यानी सब अपने अपने समय में कुछ लेख लिखवाए अपने बारे में या राज्य के बारे में या नीति नियम के बारे में, उन सब का लेख किस लिपि में है? नागरी लिपि में ही है। उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत की जो नागरी लिपि है इसी को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। उपर्युक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। उपरोक्त जो जानकारी है उससे पता हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की, किसकी? ईसा कहते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को। तो ईसा की जो जन्म है उसकी 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश यानी पूरे देश में था, यानी पूरे भारत में था। यह एक सार्वदेशिक लिपि थी, पूरे देश में ये लिपि चलता था, यही लिखावट चलता था। गुप्त काल की ब्राह्मणी लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस तिकोन हैं। गुप्त काल यानी गुप्त वंश के जो शासन काल था, ये सब शासक है, राजा है, नाम में जरा गुप्त लग समझ ले, समुद्रगुप्त, ये सब। गुप्त काल की जो ब्राह्मणी लिपि है तथा बाद की जो सिद्धम लिपि के अक्षर के सिरों पर क्या है? छोटी आड़ी लकीरें यानी एना वाला आखिरें, या छोटे ठोस तिकोन है यानी ऐसन तिकोनमा, समझ गए है। लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है। लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? इसके अक्षरों पर ऐसन डरीर, ठीक है ना, जो भी अक्षर लिखे ऐसन डरीर बने छे ना, तो ये कैसे सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है। और ये सिरो रेखाएं, ये क्या है? सिरो रेखाएं यानी जिसके सिर पर रेखाएं होती है। जैसे क हम लोग लिखते हैं, क लिखते हैं ना, क इसे लिख देते हैं, बाप रे हिल गिल के ना। सिरो रेखाएं यानी जैसे हम क लिखते हैं ना, और इसके ऊपर ये डली खींच देते, इसी को कहते हैं सिरो रेखाएं। तो और ये सिरो रेखाएं उतनी ही लंबी होती है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई होती है। जितने एक बड़का अक्षर है होते एक बड़का डरीर रहे हिंदी में, समझ गए। हाँ, कुछ लेखों के अक्षरों के सिरों पर अब भी कहीं कहीं तिकोन दिखाई देते हैं। दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि इस प्राचीन नागरी के अक्षर आधुनिक नागरी से मिलते जुलते हैं और इन्हें आसानी से थोड़े अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। हम बता चुके हैं पहले ही कि दक्षिण भारत से जो है ना नागरी लिपि, जिसको नंदी नागरी भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की लिपि को, नागरी लिपि को, उस लिपि के जो लेख है 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। यानी 700 के बाद से ही मिले लगी थी नंदी नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। और उत्तर भारत से 9वीं सदी से मिली। सबसे पहले कहाँ? 7वीं सदी से मिली है दक्षिण भारत में, और 9वीं सदी से मिली है उत्तरी भारत में। देख ले, वहीं से आए वहाँ अब देवनागरी लिपि लगभग दोसर लिपि में लिखा जाए, तेलुगु कन्नड़ सब जो कहते में। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि अमुक निश्चित समय में ही नागरी लिपि की शुरुआत होती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि 7वीं सदी से नागरी लिपि की शुरुआत होती है या पहले से। नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं। नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराना जो लेख है ओहू में दिखाई दे छे, और पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरी लेखों से में भी दिखाई देते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस नई लिपि को नागरी, देवनागरी, नंदी नागरी क्यों कहते हैं। अब हमें सोचना है, देखना है कि जो नई लिपि है उसको नागरी लिपि या देवनागरी लिपि या नंदी नागरी लिपि क्यों कहते हैं। नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है।
यानी नागरी नाम की जो उत्पत्ति हुई, नागरी नाम जो पड़ा, उत्पन्न हो, इस नाम का जो जन्म हुआ, इसके अर्थ के बारे में है ना विद्वानों में, है ना, क्या है, लिपि के जो विद्वान है उसमें मतभेद है, काफी मतभेद है, बड़ा मतभेद है, यानी सबके अलग अलग विचार है, मान्यता है, समझ ले, विचार अलग अलग ही, एक मत ना है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहल इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। विद्वानों में एक मत ऐसा है कि वो कहते हैं कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने, किसने, नागर ब्राह्मणों ने पहले इस लिपि का प्रयोग किया, सबसे पहले, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। समझ गया। इस मत को कि नागर ब्राह्मण ने सबसे पहले प्रयोग किया इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा, इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चने हैं। इस मत को स्वीकार करने में क्या है, अनेक मुश्किलें हैं। एक अन्य मत के अनुसार, यानी एक अलग ग्रुप, यानी ओकरा विचार के अनुसार, बाकी नगर सिर्फ नगर है, बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी कथी है, देवनगरी है। नगर शहर के कहे छै, बड़का शहर के, वैसे बाकी जे नगरी है भारत में वो कथी है, सिर्फ केवल नगर है, लेकिन जे काशी नगर है वो नगरे न है, देवनगर है। कथी है, देवनगरी, यानी ये देवताओं का शहर है, देवताओं की नगरी है। काशी में अभी जब तो पूरा देवता सब, हर मंदिर, घरे घर मंदिर सब है, समझ ले, घाटे घाट मंदिरों का नगर है। तो वह कहे, परंतु काशी देवनगरी है, इसीलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। और विद्वान कहे कि काशी में ये नगरी अथी लिपि के प्रयोग होलै, ते लेकर नाम कथी पड़लै, देवनागरी। स्पष्टतः यह एक संकुचित मत है। इहो जे मत है, इहो जे विचार है, कथी संकुचित है, व्यापक नहीं है। अब और विद्वानों के मत के अनुसार देखो, अलबेरूनी ने अपने ग्रंथ 1030 इसमें जो लिखे थे, उस ग्रंथ में लिखा है कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है, मालवा में। अतः यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका था। दरअसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था, लेकिन लेखक अच्छी बात ऐसा न है, इस शब्द जो है ना, ऐसे पहले जो है अस्तित्व में, यानी जानकारी में आ गेल है। इतना निश्चित है कि यह नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। लेकिन ये बात निश्चित है कि ये लिपि है कोनो बड़का शहर से, बड़का नगर से संबंधित है, यही ले लेकर नाम देवनागरी चाहे नागरी पड़ल होते। पादताड़ितकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र कहले पढ़ाए थे ना, संस्कृत में पटना कहा जाता है। पाटलिपुत्र यानी पटना को नगर कहते थे। पादताड़िकम नामक एक नाटक से क्या जानकारी मिलता है कि पाटलिपुत्र को नगर कहते थे। अब बुधो सब कल यह नगर एक महानगर होगा। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर कहते हैं। स्थापत्य कहते हैं भवन बनाने की, बिल्डिंग बनाने की, मकान बनाने की कला को, है ना। और उत्तर भारत में इसकी एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। नागर या नागरी शब्द जो है ना, उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से क्या रखता है, संबंध रखता है, इससे जुड़ा है। असंभव नहीं कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। ये संभव है कि बड़ा नगर जो है प्राचीन यानी पहल का पटना ही है। पटना के नगर के बारे में ना कहल को भगवान बुद्ध की, यह नगर महान नगर होगा, और महान नगर हो लेकर वैभव ऐश्वर्य पूरा कथी रही, शानदार रही, रक्षा व्यवस्था ये सब कथी रही, बहुत शानदार रही। हाँ, समय परिवर्तन के कारण 1000 तक ले खराब हालत में रही, फिर एकरा कथी होले बनल। आ पटना अभी देखबे तो विशाल नगर है, सरस्वती के कुल गृह मानल जाए शिक्षा के,
है ना। शिक्षा जितना विद्वान आदमी है ओकर कुल गृह पटना ही है, पाटलिपुत्र ही है। चंद्रगुप्त द्वितीय जकरा विक्रमादित्य कहल जाइ छै, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम देव था। चंद्रगुप्त द्वितीय जे रहलै जकरा विक्रमादित्य कहल जाइ छै ओकर पर्सनल नाम कथी रहलै, देव था। इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। इसलिए गुप्तों की राजधानी, गुप्त वंश के देवनगर की लिपि होने से, है ना, गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा, देवनगर भी कहा जाता होगा। ये अनुमान लगा रहा है। देवनागरी लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी का नाम दिया गया होगा। ये सब अनुमान लगा रहा है। लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ। क्या हुआ, मत हुआ यानी विचार हुआ, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। हम सप्रमाण नहीं बता सकते कि यह देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया। इस लिपि का नाम देवनागरी कैसे पड़ा हम ये नहीं बता सकते। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा है। ईसा यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की 14वीं 15वीं सदी के जो विजयनगर के शासक थे, कृष्णदेवराय, ये सब अपने लेखों की लिपि को क्या कहा, नंदी नागरी कहा है। विजयनगर के राजाओं के, विजयनगर के ही न जे राजा के बनाए अथी सब है, ओकरे चित्र ढौआ पर देखब जो हम्पी नगरी इत्यादि। समझ। विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते हैं। जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में ही पहल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। यह वैदिक साहित्य निश्चय ही नागरी लिपि में लिखा गया होगा। वैदिक साहित्य जो है निश्चय ही किस लिपि में लिखा गया होगा, नागरी लिपि में ही लिखा गया होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदीनगर, जो आधुनिक नांदेड़ है, की लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी पड़ा। लेकिन हमें नामकरण के इस झंझट में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। नामकरण यानी देवनागरी नाम कैसे पड़ा, इस झंझट में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी। यह जो है किसी नगर विशेष की लिपि यानी कोनो विशेष नगर के, खास नगर के लिपि न रही, क्योंकि ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। क्योंकि ईसा के जो 8वीं से 11वीं सदी है ओइमे ई लिपि के देखी छी पूरा भारत में ई लिपि के कथी रहलै है, ए लिपि से लिखल जाए था। ले लेली कोनो विशेष नगर की लिपि न होती, समूचा भारत के है। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। उस समय ये समूचे देश में यह लिपि चलती थी। लाइना है। देश भर से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। देश भर से यानी पूरा देश में नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। इस नागरी लिपि के उदय के साथ यानी जन्म के साथ भारतीय इतिहास और संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं सदी से इस्लामी शासकों का शासन आरंभ होता है। भारत किसके संपर्क में आता है, इस्लाम के संपर्क में आता है, यानी मुस्लिम का जो धर्म है इस्लाम, उसके संपर्क में आता है और बाद में 13वीं सदी से यानी 1200 से लेके इस्लामी शासनों का क्या होता है, शुरुआत होता है, आरंभ होता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारत में सिर्फ हिंदू रहली या वैदिक रहली चाहे आर्य रहली, एहिमे अब एगो नयका भी संप्रदाय रहली, कौन, इस्लाम। भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है,
हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म। भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है, पूरा नाम मिलता है जो सबके लिए प्रयोग होता है, हिंदू समाज या हिंदू धर्म। नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। नागरी लिपि जो हिंदी की जो लिखावट है उसके साथ साथ अनेक प्रादेशिक यानी अलग अलग राज्य के अलग अलग क्षेत्र के एगो भाषा ओकर अपन भाषा भी जन्म लेती है। 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। 8वीं-9वीं सदी से यानी 700 से लेके 900 के बाद से 800 के बाद से है ना 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बाद से लेके शुरुआती हिंदी का साहित्य यानी कविता, कहानी, लेख, पत्र ये सब मिलने लग जाता है। हिंदी के आदि कवि सरहपाद जो 8वीं सदी के हैं, हिंदी के आदि कवि सरहपाद के दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह 10वीं-11वीं सदी की लिपि में लिखी गई है। नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत सारी हस्तलिपियाँ मिली है। हस्तलिपि यानी जो हाथ से लिखा गया हो, हाथ की लिखावट से, जैसे राइटिंग हम लोग लिखते हैं। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला आदि जन्म ले रही थी। इस समय से इन भाषाओं के लेख भी मिलने लग जाते हैं। कब से मिलना शुरुआत हो गया? हस्तलिपि 10वीं से 11वीं सदी में। और इसी सदी में कौन भाषा जन्म लेने लगी थी? मराठी भी और बंगला आदि भाषा भी। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा की जो परिवार है उसमें तमिल भाषा अधिक प्राचीन है यानी अधिक पुराना है। दक्षिण भारत की बात करा, लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय से मिलने लग जाते हैं। लेकिन यह भाषा सबके जो लेख है, लिखावट जो है 10वीं से 11वीं सदी से मिले लग जाए। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मणी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी खूब व्यवहार था। दक्षिण भारत में ब्राह्मणी लिपि के भी स्वतंत्र यानी अलग से विकास होते रहा है और नागरी लिपि भी बहुत मिल रही, ठीक, खूब प्रयोग में था। दरअसल नागरी के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से ही मिलते हैं। दरअसल कथी बात, नागरी के जो शुरुआती लेख है कहाँ से मिले? विंध्याचल पर्वत के नीचे जो दक्कन प्रदेश है वहाँ से मिलते हैं। अनेक विद्वानों का मत यानी विचार है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का सामांगढ़ दानपत्र से है। अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में जो नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख है वो राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का सामांगढ़ दानपत्र है, यानी दानपत्र से मिलता है। 754 ईस्वी में है, 754 ईस्वी की बात है। दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। राष्ट्रकूट शासन की नींव किसने डाली थी? दंती दुर्ग ने। वे राष्ट्रकूट शासक मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे। ये राष्ट्रकूट शासक मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के रहने वाले थे और इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, है ना, परंतु वे खानदेश विदर्भ में बस गए थे। दंती दुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा। देख के तेका पहिल का इतिहास अब आदमी से अभी जमा कर कितना वर्ष, कितना हजार वर्ष, लाख वर्ष पहले के, हजार वर्ष पहले के इतिहास सब केकर चाचा केकर बेटा कथी रहा से सब जनित। इसी कृष्ण के शासन काल में एलोरा, प्राचीन एलापुर है वेरुल, के अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया था।
एलोरा के जो गुफा है वो कैलाश मंदिर के जो पहाड़ है ओकरा काट के बनायल गेले। कौन बनैले है? दंती दुर्गा के बाद ओकर चाचा जी कृष्ण है उहे एकरे शासनकाल में बनले। कृष्ण के कुछ लेख भी मिले हैं। 9वीं सदी में अमोघ वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ। 9वीं सदी में यानी 800 के बाद से 800 के बाद सदी 100 के कैसे तो 9वीं सदी में अमोघ वर्ष यही एक प्रख्यात यानी बहुत ओकर नाम रही राष्ट्रकूट राजा हुआ। इसी अमोघ वर्ष ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मान्यखेट या जो मालखेट जिसको कहा जाता है की नींव डाली। इसी अमोघ वर्ष ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी, अब जना राजधानी बदलित रहे छी, जना केना पटना बिहार के राजधानी कोई समय मगध रहल होते ऐसा। अमोघ वर्ष के शासन काल में ही जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। अमोघ वर्ष के शासन यानी एकरे शासन के समय में जैन गणितज्ञ, जैन धर्म के जो गणितज्ञ है, गणित के जो विद्वान है महावीराचार्य जिकर जन्म 850 ईस्वी में होल, यह गणित सार संग्रह के लिखले रही, रचना कैले। ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में शिलाहारों का राज स्थापित हो गया था। ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के जो कोंकण प्रदेश है यही में शिलाहारों का राज स्थापित हो गया था। 11वीं सदी में इनकी एक शाखा का राज्य कोल्हापुर सतारा प्रदेश में भी स्थापित हो गया था। 11वीं सदी में इनकी एक और शाखा जिसका नाम था, शाखा का राज्य कौन सी? कोल्हापुर, जो सतारा प्रदेश में पड़े वो स्थापित हो गए। इन शिलाहारों के अनेक नागरी लेख मिले हैं। 11वीं सदी से नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। 11वीं सदी से नागरी लिपि में जो है प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। अक्षी कहते हैं कुलाबा जिला को, ठीक। अक्षी से शिलाहार शासक केसीदेव प्रथम, द्वितीय तृतीय जना होता है सबसे पहला। अक्षी से शिलाहार शासक केसीदेव का एक शिलालेख मिला है जो संस्कृत मराठी भाषाओं में है और इसकी लिपि नागरी है। ये कब मिला? 1012 ईस्वी में। परंतु दिव्य आगर कहते हैं रत्नागिरी जिला को, जिसको रत्नागिरी जिला को, जिसका एक फिल्म में नाम भी लिया गया है चुप चुप के, रत्नागिरी लात मार के ना, फिर बड़ा कॉमेडी वाला फिल्म। परंतु दिव्य आगर जिसका नाम रत्नागिरी जिला कहते हैं, परंतु दिव्य आगर ताम्रपट पूर्णतः मराठी में है ना। इसे मराठी का आद्य लेख माना जाता है। दिव्य आगर को मराठी का आद्य लेख यानी सबसे पहला लेख, शुरुआत लेख मानल जाए। नागरी लिपि में लिखा गया यह ताम्रपत्र 1060 ईस्वी का है। 1012 ईस्वी में जो शिलालेख मिले वो कौन भाषा में रहा? संस्कृत और मराठी दोनों में मिलल। इसके बाद 1060 में जो मिले वो सिर्फ मराठी में रहा है ना। ताम्रपत्र पूरा मराठी में रहा, इसे मराठी का क्या माना जाता है? आदि लेख। किसको? दिव्य आगर को। कर्नाटक प्रदेश कहने का मतलब राज्य समझो, समझ गया। कर्नाटक राज्य का श्रवण बेलगोल स्थान जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल, कौन? श्रवण बेलगोल स्थान जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जिस प्रकार से हिंदू का तीर्थ स्थल होता है ना, उसी प्रकार से जैन का तीर्थ स्थल है। यहाँ गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। किसका पुतला खड़ा है? गोमटेश्वर का। इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिले हैं। इस स्थान से जो है जहाँ पर पुतला खड़ा है गोमटेश्वर का, वह स्थान से विविध भाषाओं यानी अलग अलग भाषाओं और अलग अलग लिपियों के अनेक लेख यानी लिखावट मिले हैं। यह है श्री गंगराजे सुताले करवियले। यह कौन है? श्री गंगराजे सुताले करवियले। ये क्या है? श्री गंगा राजा ने परकोटा बनवाया। कौन चीज? श्री गंगा राजा ने परकोटा बनवाया। एक अन्य नागरी लेख में लिखा है श्री
चाउंडे राजे करवियले। ये लेख दक्षिणी शैली की नागरी लिपि में है। वही लिपि मिल रही है, लिपि में जो लेख मिली कथी मिली, श्री गंगे राजे सुताले करवियले। वही लिपि के लेख में कथी मिल रही, श्री गंग राजे सुताले करवियले। कर मतलब हो जी श्री गंगा राजा ने यह परकोटा बनवाया है पुतला के पास, पुतला में। देवगिरी के यादव राजाओं की नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। देवगिरी के जो यादव राजा है, देवगिरी जगह का नाम है, स्थान का नाम है, वहाँ के जो यादव राजा है उसके लेख नागरी लिपि में बहुत सारे मिलते हैं। समझ गया? यादव राजा, यादव नहीं जानी अपने संविधान में यादव कृष्ण भगवान यादव वंश से यादव राजा रामचंद्र जो 13वीं सदी के थे, तो यादव राजा रामचंद्र के ताम्रपत्र में ए और ओ की मात्राएं अक्षरों की बाईं ओर है। ए और ओ की मात्राएं अक्षरों की बाईं ओर है। कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेशों के लेख भी नागरी लिपि में है। उसके बाद है उड़ीसा। उड़ीसा कलिंग प्रदेश को कहा गया है। किसको? कलिंग प्रदेश को। पहला नाम एकर कलिंग रहलै, यही पर अशोक कथी कल की विजय प्राप्त कैले रहले राजा। यहाँ के जितना भी लड़े वाला पुरुष रहलै सब के मार दिलकै। मात्र वही राज्य में खाली बच गेली स्त्री महिला। जब कोई लड़े लागी न बचलै तब लड़े वाले कौन चीज, खाली महिले लड़े वाली औरतें, कैला कि वहाँ के सब पुरुष के वही राज्य के मार दिल लड़े वाला के। तब ओकरे देख के अशोक जो है न अस्त्र कथी कर दिल के, त्याग दिल के, अस्त्र शस्त्र सब त्याग दिल के, तलवार, और बौद्ध धर्म अपना लेल की। और वहाँ से कल कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, शांति के मार्ग पर चलूँगा। और वजह से युद्ध कथी कर दिल के, त्याग दिल के। तो वही उड़ीसा में ब्राह्मणी की एक विशेष शैली कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंग वंश के कुछ शासकों के लेख नागरी लिपि में भी मिलते हैं। नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व भारत से बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से भी मिले हैं। नागरी लिपि के लेख न खाली पश्चिम तथा पूर्व भारत से बल्कि सुदूर यानी बहुत दूर जो दक्षिण भारत है वहाँ से भी मिले हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से राजा वर्गुन के पल्लियम ताम्रपत्र मिले हैं। प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू होता है, परंतु दूसरी ओर से नागरी लिपि यानी संस्कृत भाषा का लेख शुरू होता है। यह ईसा की 9वीं सदी का है। उत्तर भारत में पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कनौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज जो 1840 में जन्मे थे, 1881 में मर गए। तो मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि यानी संस्कृत भाषा में है। ग्वालियर प्रशस्ति यानी ग्वालियर को जीतने पर जो लेखा वो। धारा नगरी का परमार शासक भोज अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। धारा नगरी का जो परमार शासक है कौन, जेकरा पर कहानी हो कहाँ राजा भोज कहाँ। धारा नगरी की परमार शासक भोज अपने विद्या अनुराग के लिए यानी विद्या से उसको बहुत अनुराग था, इसके लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। परंतु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिले हैं। इस राजा के वंश बाड़ा और बेतमा दानपत्र क्रमशः कोंकण विजय तथा कोंकण विजय पर्व के अवसरों पर दिए गए थे। बेतमा जो इंदौर के समीप है, इंदौर के बगल में है। बेतमा दानपत्र 1020 ईस्वी का है। हमने उन्हीं आरंभिक नागरी लेखों की संक्षिप्त चर्चा की है जो देश के विभिन्न भागों से मिले हैं। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को
देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। ये लेखक कह रहा है कि हमने उन्हीं आरंभिक नागरी लेखों की यानी शुरुआती नागरी लेखों की संक्षिप्त में चर्चा की है, छोटा कम शब्द में, जो देश के विभिन्न भागों से मिले, यानी देश के अलग अलग भागों से मिले हैं। 12वीं सदी के बाद यानी 1100 से बाद के लेकर अभी 2000 से चले ना 2025, तो 1100 से बाद के जो भारत है उसमें उत्तर भारत के सभी हिंदू शासक यानी हिंदू राजा को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। उत्तर भारत के जितना भी राजा है कौन लिपि का इस्तेमाल करीत रहा? देवनागरी, यानी अपनी जना हिंदी में लिखी है तैसा नहीं। हमने यह भी देखा है कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लेख अंकित किए हैं, और हमने यह भी देखा है कि कुछ इस्लामी शासक यानी मुस्लिम शासक भी अपना सिक्का पर किस लिपि का? नागरी लिपि का प्रयोग किया है। इस प्रकार से जो नागरी लिपि था उस पाठ को हम क्या करें, पूरा देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब इसको 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार देखो, सुनो, ताकि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, इन सब की तैयारी अच्छे से हो जाए। इसके बाद हम अगले चैप्टर में चलेंगे जो बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जिसको तुमने पहले भी शायद पढ़ा होगा, बहादुर, है ना, जिसके लेखक है अमरकांत। तो चलो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए